फ्रेंड्स, वेलकम टू चाचा का बायोस्कोप। जनवरी 2024 आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यू ईयर पर हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम अयोध्या के अंदर है। रामलला अयोध्या और हमारे दिल में बसे तो हुए ही हैं। एक शहर हमारे देश में ऐसा भी है जहां राजा के रूप में राज करते हैं। आप में से बहुत लोग इसको जानते भी होंगे और कुछ लोगों के लिए ये सुनना एकदम नया भी होगा। हमारे देश की पुलिस जहां उनको आज भी गार्ड ऑफ ऑनर देती है, सुबह शाम उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आप सभी का स्वागत है ओरछा धाम में। मैं हेमंत गोस्वामी, यहाँ का मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गाइड, आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं ओरछा का निवासी हूँ और विगत 15-16 साल से यहाँ गाइडिंग का काम कर रहा हूँ। ओरछा एक छोटी सी जगह है। बेसिकली इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 12,000 है, बट यहाँ देखने के लिए काफ़ी कुछ है। पैलेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, मेमोरियल्स हैं, नदी है, जंगल है, मतलब इतनी सारी चीज़ों का इकट्ठा समावेश होना एक छोटी सी जगह पे एक बहुत विरली चीज़ है। और नॉर्मली आप जाते हैं तो आप अकेला एक महल देखते हैं या एक बड़ा मंदिर देखते हैं या नदी देखते हैं जंगल, पर यहाँ सारा कुछ है। मतलब हर एज ग्रुप के लिए हमारे गांव में ऑफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ है। तो अपन जो बेसिकली अभी खड़े हैं ये ओरछा का पैलेस कॉम्प्लेक्स है। और ये पैलेस कॉम्प्लेक्स जो है ये यहाँ पे 4 पैलेसेस हैं जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। 16वीं शताब्दी में यहाँ राजा रुद्र प्रताप बुंदेला शिकार खेलने आते थे। लगभग 50 किलोमीटर दूर यहाँ एक गांव है गढ़कुड़ार। गढ़कुड़ार में एक बहुत ऊंचा किला है, जिस किले में राजा रहा करते थे 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक बुंदेला राजा। इसी वजह से ये इस एरिया को जो है अपन बुंदेलखंड एरिया कहते हैं। और बुंदेला जो थे वो 1501 में यहाँ रुद्र प्रताप आए, शिकार के लिए आए और उन्हें यहाँ बेतवा नदी मिली। तो यहाँ बेतवा जी जो हैं ये काफ़ी पुरानी नदी हैं। इवन मत्स्य पुराण में भी इस नदी का वर्णन है बेत्रवंती के नाम से। तो ये काफ़ी पुरानी नदी है। तो बेतवा की वजह से राजा रुद्र प्रताप ने अपनी राजधानी यहाँ शिफ्ट करी। और जिस स्थान पे अपन खड़े हैं ये कॉम्प्लेक्स है, पैलेस कॉम्प्लेक्स है, जो नदी बेतवा जी हैं इसके पीछे से निकलती हैं। और आपने नोटिस किया होगा एक ब्रिज आप क्रॉस करके आए तो ये बेसिकली नदी का वो ब्रांच है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो एक आइलैंड के जैसा था। राजा को अच्छी जगह मिली, आइलैंड मिला, साफ़ नदी, तेज़ नदी बहती हुई। राजा नदी के उस किनारे जाते हैं और वहाँ एक उन्हें महर्षि मिलते हैं, ऋषि मिलते हैं तपस्या करते हुए। उनका नाम था महर्षि तुंग। तो तुंग ऋषि के पास जब राजा गए तो वो ऋषि से परमिशन लेते हैं। देखिए, अगर किसी स्थान पे आप जाते हैं और वहाँ कोई ऑलरेडी रह रहा हो तो सबसे पहला हक उस इंसान का होता है जो वहाँ हो। राजा ने उनसे अनुमति मांगी और बोले कि ये बहुत सुंदर छुपा हुआ स्थान है, मैं यहाँ एक राजधानी बनाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे अनुमति दीजिए और एक नाम बताइए, क्या नाम मैं रखूं। बातें सुन के ऋषि हंसने लगे। बोले आपके सवाल में ही आपका जवाब है। संस्कृत में सुंदर छुपी हुई जगह को ओड़छ कहते हैं। ओड़छ, ओढ़ना। देखिए, उड़ाते किसको हैं? विच इज़ ब्यूटिफुल, विच इज़ प्रीशियस, विच इज़ एक्सपेंसिव। कीमती जो चीज़ होती है उसको उड़ाया जाता है। तो ओड़छ शब्द से ओरछा की उत्पत्ति हुई। अभी भी आप कुछ पुराने लोग जो 80+ और 90+ हैं उनसे बात करेंगे तो वो ये नहीं कहते हैं कि हम ओरछा जा रहे हैं, वो कहते हैं हम ओड़छे जा रहे हैं। ड़ा और रा का अंतर है। तो ओरछा शब्द ऐसे बना। और सबसे पहले राजा रुद्र प्रताप ने ये पीछे वाला महल का निर्माण कराया। ये राजा महल है। जो ये राजा महल है ये 1501 से 1592 लगभग 3 जनरेशन इसमें लग गई। रुद्र प्रताप, भारती चंद्र और फिर उनके छोटे भाई राजा मधुकर शाह ने इसका निर्माण ख़त्म कराया। मधुकर शाह की अगर बात करें तो मधुकर शाह ओरछा के इतिहास में एक बहुत ही बड़े धार्मिक राजा थे। और धार्मिक होने की वजह से उन्होंने यहाँ जो पेंटिंग्सों का निर्माण करवाया, यहाँ चित्रकारी जो बनी है उसका जो सब्जेक्ट आपको दिखेगा वो दिखेगा हिंदू धर्म के अनुसार वो पेंटिंग्स बनी हैं। भगवान विष्णु के अवतार,
भगवान विष्णु, महाभारत, रामायण, काफ़ी मतलब हिंदू माइथोलॉजिकल डिपिक्शन उसमें है। तो ये जो राजा महल है, कहते हैं 1501 में इसका निर्माण शुरू हुआ और इसके बाद जो है एक बार राजा रुद्र प्रताप यहाँ आ रहे थे शिकार खेलने, और जब इसका निर्माण चालू हुआ तो राजा रुद्र प्रताप ने देखा कि रास्ते में एक टाइगर जो है, शेर जो है, एक गाय को पकड़े हुए है। तो गाय को बचाने के लिए जब राजा दौड़े तो कहते हैं कि गाय को छोड़ता है और राजा रुद्र प्रताप पे अटैक कर देता है। इस वजह से राजा रुद्र प्रताप की डेथ हो गई। देखिए, आप अभी मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश अपने आप में एक अनूठा स्टेट है जो टाइगर स्टेट के नाम से फेमस है। अब इसको लेपर्ड स्टेट भी कहते हैं, क्रोकोडाइल स्टेट, वल्चर स्टेट और अब चीता स्टेट का भी दर्जा इस स्टेट को मिल गया है। तो भारत की सबसे अच्छी वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी अगर आपको देखनी है तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा कहीं नहीं है। आई मीन टू से कि पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, ये सबसे अच्छे नेशनल पार्क हैं जहां आपको मतलब वाइल्ड डाइवर्सिटी अगर आपको देखनी है तो वो मिल जाएगी। तो ये उस ज़माने में किस रंग पे रहा होगा, यू कैन इमेजिन। रुद्र प्रताप एनी हाउ उनकी डेथ हो गई, फिर उनके बेटे भारती चंद्र इसको कंटिन्यू रखे और तीसरे राजा मधुकर शाह ने इसका निर्माण जो है ख़त्म कराया। मधुकर शाह ने जब इसका निर्माण ख़त्म कराया तो इसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स करवाई। जो इसमें कुछ कमरे यहाँ बने हैं, राजा और रानी के कमरे वगैरह बने हैं, वो मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ। और इसके बाद जब आते आते 17वीं शताब्दी आ गई तो 17वीं शताब्दी में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा बीर सिंह बुंदेला। बीर सिंह जो थे वो जहांगीर के बहुत अच्छे दोस्त थे, सलीम के। तो ये देखिए पीछे आप देखेंगे, ये जो महल आपको दिख रहा है ये जहांगीर महल के नाम से है, जो एक हिंदू और मुस्लिम राजा की दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल थी। तो ये जो राजा थे वो हिंदू थे, जहांगीर मुस्लिम था। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इसमें बहुत शानदार मिक्सचर है। तो किसी को आर्ट और आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन अगर देखना है तो मुझे नहीं लगता कि मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में ओरछा से अच्छी जगह कोई हो सकती है। आइए आपको 500 साल पुरानी पेंटिंग्स दिखाने ले चलते हैं प्लीज़। और राजा महल का ये जो निर्माण कार्य हुआ, ये पूरा 92 साल में इस पैलेस को बनवाया। राजा ऑलरेडी उनके पास एक महल था गढ़कुलार में, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी में नहीं थे। तो इसीलिए इस महल को बनने में थोड़ा सा समय लग गया। और कह भी सकते हैं आप कि जिस तरह से देवकी को अपनी 8वीं संतान के लिए इंतज़ार करना पड़ा कृष्ण जी के लिए, उसी तरह ओरछा का इतिहास भी तीसरे राजा मधुकर शाह का इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि राजा मधुकर शाह और उनकी पत्नी भगवान राम और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ओरछा जो है एक टूरिस्ट प्लेस तो है ही है, उसके अलावा ओरछा का जो नाम होता है वो ओरछा धाम के रूप में भी होता है। एक धाम है, मतलब ये भारत का एकमात्र मंदिर है यहाँ राम जी का, जहाँ राम जी की पूजा राजा के रूप में होती है। यहाँ हमारे ह्यूमन रिलेशन है, ये राजा हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं। और भारत का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, गन सल्यूट दिया जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, एक राजा को सलामी देते हैं। यहाँ कोई भी वीआईपी आ जाए ओरछा की परिधि में, उसको कभी भी गन सल्यूट नहीं दिया जाता है। उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे जब अपन अंदर जाएंगे। अभी ये राजा महल के अपन पहले भाग में हैं, ये एंटरटेनमेंट का एरिया इसको कह सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे ये जो बालकनी बनी है विद द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन इट, ये जो बालकनी थी इससे राजा जो है डांस देखा करते थे इस वाले प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, ये नृत्य के लिए, डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए हुआ करता था। इधर आप पीछे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे एक बड़ी सी गैलरी ऊपर बनी है। इस गैलरी को कहते हैं सर दीवाने ख़ास। जो आर्चेस बनी है काफ़ी सारी, उसके अंदर पेंटिंग्स हैं, ये दीवाने ख़ास हो गया। और इसके नीचे ये जो रास्ता जा रहा है ये अंडरग्राउंड रूम्स का रास्ता है। सर्वेंट्स और सोल्जर्स के लिए इस महल में 100 कमरे बेसमेंट में बनाए गए। इमरजेंसी के लिए अगर कोई अटैक करता है तो दे हैव अराउंड लाइक 1000 और 2000 पीपल जस्ट टू प्रोटेक्ट देम। तो ये उसके लिए ये बेसिकली एक फोर्ट है। इस पैलेस की मेन हाईलाइट जो है वो है इसका पेंटिंग वर्क,
आइए आपको दिखाने ले चलते हैं। इस पे 500 साल पुरानी पेंटिंग। ये अपन आ गए हैं राजा के डाइनिंग हॉल में, और ऊपर आप देखिए सीलिंग पे कि कितनी शानदार तरीके से ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। जी मैडम, ये 500 साल पुरानी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, और ये जो पेंटिंग हैं इनको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स। फ्रेस्को पेंटिंग्स जो होती हैं ये गीले प्लास्टर पे बनाई जाती हैं। देखिए अपने इंडिया में 2 तरह के स्कूल थे पेंटिंग्स के उस समय। एक था म्यूरल्स आर डन ऑन ड्राई प्लास्टर, और ये जो बुंदेली स्कूल ऑफ पेंटिंग था ये फ्रेस्को था। मैं बताता हूँ आपको कैसे ये लोग बनाते थे। जैसे पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टर बनाया। प्लास्टर जो बनता था मैडम, वो बनता था शंख का पाउडर, चूना और इमली का पानी। इमली का पानी इसलिए क्योंकि वो एसिडिक हो गया तो फंगस उस पर अटैक ना कर पाए। और जब ये सरफेस का प्लास्टर बन गया और सरफेस हाफ वेट हाफ ड्राई है, तो उस पर ये वेजिटेबल कलर्स डालते थे मिक्स विद रेनी वाटर, बारिश का पानी मिला के। तो ये जब वो सूखती थी तो इट यूज्ड टू एब्जॉर्ब कलर्स इन। तो ये टेक्निक होती है फ्रेस्को पेंटिंग। अभी भी जब भी कोई बड़ी पेंटिंग गिरती है तो लगभग इतना मोटा प्लास्टर गिरता है। अब तो खैर गिरना बंद हो गया जब से हमारी शासन अवेयर हो गए, प्रोटेक्शन हो गया, सारी पेंटिंग्स ये प्रोटेक्टेड हैं, मगर ये रिस्टोर नहीं है। आप देखिए कितनी शानदार पेंटिंग्स हैं। और ये पर्शियन कारपेट की डिज़ाइन है मैडम, ये कारपेट डिज़ाइन है। बुंदेला रूलर्स अपना पावर दिखा रहे हैं ऑन एलिफेंट एंड हॉर्सेस। कोने में आप देखिए बालकनीज में लड़कियां खड़ी हैं, विशिंग गुड लक टू द आर्मी। ये जो रिंग्स हैं ये कर्टेंस के लिए थे, पर्दे के लिए। सीजन वाइज इसमें कर्टेन ये लोग डालते थे। लाइक अगर हाँ, ये पुराने छल्ले हैं मैडम। लाइक विंटर्स में आपका थिक कर्टन हो गया, समर में थिन कर्टन हो गए। और यहाँ पे जो है ये वाटर बॉडी था, यहाँ पे रोज़ फ्रेगनेंस वगैरह डाल के ये लोग रखते थे। अपन आ गए हैं अब इसके रॉयल अपार्टमेंट एरिया में, और इसमें जो है 7 कमरे हैं इस एरिया में। ये देखिए 7 कमरे विद द डोर। ये सामने वाला कमरा जो था ये राजा का कमरा था, सामने वाला रूम जो है। और ये यहाँ कोने वाला कमरा आप देखिए, ये कोने वाला कमरा था रानी का। वी डोंट नीड टू वरी, सारे कमरे इंटरकनेक्टेड थे, तो आप अंदाज नहीं लगा सकते कि कौन किस कमरे में है। और इसको बोलेंगे इंटरनल सिक्योरिटी। अगर कोई अटैक करता है तो आप पता नहीं चल पाओ कि राजा रानी किस कमरे में हैं। तो ये सिक्योरिटी की वजह से ये सारा इंटरकनेक्शन था। दोनों कमरों में शानदार पेंटिंग्स हैं। राजा मधुकर शाह, एक्चुअली जो मधुकर शाह थे राजा, वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, और उनकी पत्नी जो थी मैडम वो राम भक्त थी। तो एक चौपाई है, कहते हैं कि मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश, उनका नाम कुंवर गणेश था, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश और अवधपुरी से ओरछा ल्याई अवध नरेश। अवधपुरी अयोध्या से ओरछा लाई वो भगवान को। एक्चुअली स्टोरी गोज लाइक दिस कि ये जो राजा थे वो कृष्ण भक्त थे, रानी राम भक्त थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों राजा रानी में चर्चा हुई कि कहीं घूमने जाना है। तो राजा जो थे वो मथुरा जाना चाहते थे, रानी बोली नहीं साहब हम तो अयोध्या जाएंगे। काफ़ी चर्चा हुई। तो कभी कभी होता है साहब चर्चा विवाद में बदल जाती है, अपने घरों में भी होता है, किसी छोटे विषय की चर्चा बड़े विषय के विवाद में बदल जाती है। तो क्या हुआ कि राजा जो थे वो रानी बात नहीं मान रही थी साथ में जाने के लिए, तो रानी से नाराज़ हो गए। बोले ठीक है आप निकलो मेरे महल से बाहर, और तब वापस लौटना जब अपने भगवान को लेके लौटो, अदरवाइज़ इस महल के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। तो कहते हैं रानी गणेश कुंवर अयोध्या गई और 3 महीने उसने सरयू नदी के किनारे उन्होंने तपस्या करी। तो भगवान नहीं आए, पति ने बोला है कि वापस नहीं आना है, तो रानी ने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लूँगी। एंड शी जम्प्ड इन द सरयू रिवर, सरयू नदी में वो कूद गई। कहते हैं सर कि जैसे ही वो कूदी तो भगवान राम अवतरित हुए सरयू नदी में, और राम जी बोलते हैं रानी से कि मैं आपसे खुश हूँ, आपके साथ चलूँगा, मगर मेरी 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त, आपको मुझे अपनी गोदी में लेके चलना होगा अयोध्या से ओरछा, वो भी पैदल।
और मेरा जो मूवमेंट कितना रास्ता है अयोध्या से? लगभग मैडम 250 से 300 किलोमीटर है, मगर कहते हैं कि रानी को पूरे भगवान को लाने में यहाँ 9 महीने लगे, क्योंकि भगवान ने ये बोला था कि अयोध्या से पैदल चलूँगा और वो भी महीने में केवल एक बार मेरा मूवमेंट होगा 24 घंटे के लिए एक स्पेशल नक्षत्र में, उसको कहते हैं पुष्य नक्षत्र। अच्छा। आप कभी कैलेंडर उठा के देखिए, पुष्य को एस्ट्रोलॉजी में पुष्य नक्षत्र जब हो रहा हो तो आप कुछ भी नया कर लें, आपको पंडित जी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पुष्य को एस्ट्रोलॉजी में बहुत पवित्र नक्षत्र माना गया है। पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक बार होता है। अभी हमारे यहाँ 28 तारीख को था। ओरछा में आज भी पुष्य नक्षत्र में आप 30 से 40 हज़ार लोग आते हैं दर्शन करने केवल। दूसरी शर्त भगवान ने रानी को दी कि मैं जहाँ भी रहूँगा राजा बनाना पड़ेगा मुझे। तो कहते हैं कि राजा मधुकर शाह ने उनको अपना क्राउन पहनाया और उनका राज तिलक किया। तब से यहाँ के राजा कौन हो गए? राम। ये भारत का साहब एकमात्र मंदिर है जहाँ राम राजा है। दुनिया के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम भगवान है, बट यहाँ राम राजा है। और भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर गन सैल्यूट मध्य प्रदेश पुलिस देता है। आपने कहीं नहीं देखा होगा जहाँ भगवान को गन सलामी दी जा रही हो। तीसरी शर्त ये थी कि मैं ओरछा में जहाँ भी एक बार बैठ जाऊँगा वहाँ से हिलूँगा नहीं। एक बार बैठ गए वहाँ से मूव नहीं करेंगे। तो रानी बोली ठीक है साहब चलिए। राजा मधुकर शाह ने आदेश दिया कि मेरी पत्नी भगवान को ला रही है, एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाओ, जिस मंदिर का निर्माण ऐसा किया जाए कि उस मंदिर के भगवान के दर्शन हम अपने कमरे की छत से करें, इसके ऊपर जो छत बनी है। तो कहते हैं कि जब रानी भगवान को ले आई तो जो चतुर्भुज मंदिर बना है वो मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जब रानी ले आई, मंदिर कंप्लीट नहीं है, पवित्र चीज़ आपके हाथ में है, गोदी में है, आप यहाँ वहाँ नहीं रख सकते। तो कहते हैं कि कहाँ रखें? पवित्र चीज़ शुद्ध जगह पे रखी जाती है। मंदिर कंप्लीट नहीं है, दूसरी शुद्ध जगह अपने घर में होती है रसोई। तो जो राम राजा मंदिर बेसिकली अभी है वो ओरिजिनली रसोई था, भगवान का किचन था। तब से भगवान उसी पैलेस में है, उसी रसोई नुमा आर्किटेक्चर में है। और जो चतुर्भुज मंदिर है वो आज भी रूइन है। अच्छा, जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर कि जो हिस्ट्री में नहीं लिखी रहती हैं, उनका जवाब आध्यात्म ही दे पाता है मैडम। ये जो राजा और रानी थे बेसिकली मेरे गुरुजी बताते हैं, रायनदास जी महाराज अयोध्या मलुक पीठाधीश्वर हैं मथुरा वृंदावन में। तो कहते हैं कि ये जो सामान्य ये राजा रानी थे ये सामान्य स्त्री पुरुष नहीं थे। ये कलयुग में मैडम दशरथ और कौशल्या जी का पुनर्जन्म हुए हैं। मैंने कहा गुरुजी कैसे? बोले आप देखो, राम जी का और रानी का जो स्नेह था वो माँ बेटे का था। ये बाल राम की सेवा करती थी रानी। बाल कृष्ण की तो हर कोई सुना होगा आपने, बाल राम की अनयूजुअल है सर। बाल राम और भगवान भी इनको बच्चे के रूप में मिले सरयू में, कहते हैं। बाल राम की सेवा कोई नहीं करता। तो गुरुजी बताते हैं कि ये कलयुग में दशरथ और कौशल्या जी का पुनर्जन्म हुए। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा विस्तार से। तो उन्होंने बताया कि आप रामायण में देखिए, भगवान राम ने कभी माँ बाप को सुख नहीं दिया। सुख इन द सेंस कि पढ़ने चले गए, जंगल से लौटे तो वनवास। अब दशरथ जी की क्या इच्छा थी कि मैं अपने बेटे का राज तिलक करूँ, वो अधूरी रही। एक माँ से उसका बेटा 14 साल के लिए दूर हो जाए। तो जब भगवान कौशल्या जी राम जी से बोली कि आपने ना तो अपने माँ के साथ वो किया, मातृत्व का सुख दिया, ना पिता का कर्तव्य पूरा किया। भगवान को भी ये चीज़ लगी। तो भगवान ने अपनी माँ को वचन दिया कि आपको मैं द्वापर में और कलयुग में दोनों में सुख दूंगा। गुरुजी बताते हैं आगे, द्वापर में देखिए कैसे दिया। कृष्ण जी की आयु जब 14 वर्ष की थी तो उनने कंस को मारा। कंस को मारने के बाद वो अपनी माँ देवकी को छुड़ाने जेल में गए। अपन को भी लगता है कि जब छोटे कृष्ण भगवान थे तो देवकी को ले जाते, चुपचाप कहीं छुपा देते। यही सवाल देवकी ने अपने भगवान कृष्ण से किया कि बेटा तुम तो भगवान थे, मुझे ले चलते। कृष्ण जी जवाब देते हैं कि माँ आप अपने पहले जन्म में कैकेयी थी, आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था, इसीलिए आपको ये कर्मों का प्रारब्ध यहाँ इस जेल में भोगना था। और सारा इंटरलिंक्ड है। कौशल्या मैडम, यशोदा जी को, कौशल्या यशोदा थी, उनको मैंने 14 वर्ष कम दिए तो उन्हें भी मुझे माँ का सुख देना था। देखिए भगवान फिर दोबारा लौट के नहीं गए कौशल्या जी के पास। कलयुग में राजा मधुकर शाह ने भगवान का राज तिलक किया, उन्हें मुकुट पहनाया तो दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई।
रामायण की यहाँ एक चौपाई लिखी है मंदिर में जब आप जाएंगे कि बैठे जिनकी गोद में मोदमान विश्वेश, कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। तो शी इज़ कंसीडर्ड लाइक कौशल्या। तो उन्हीं रानी और राजा ने, मधुकर शाह महाराज जी ने इनका कंस्ट्रक्शन ख़त्म कराया। इसमें पेंटिंग्स हैं, आइए आपको पेंटिंग्स दिखाने ले चलते हैं। ये जो एरिया अपन आ गए हैं ये रानी का कमरा है और ये रानी का बेसिकली ड्राइंग रूम था। अंदर जो है वो बेडरूम है रानी का। ये दो कमरे इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए बेडरूम में कहा जाता है हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार कि कभी भी किसी देवी देवता की फोटोग्राफ या स्टेचू नहीं होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम राधा एंड कृष्ण जी। इसमें जो है ये ड्राइंग रूम था, तो इसमें राजा ने बहुत शानदार पेंटिंग्स बनवाई और इसमें भगवान विष्णु के दशावतारों का डिपिक्शन है। जैसे कि आप देखेंगे ये भगवान विष्णु का पहला अवतार बना है मत्स्य अवतार, मछली का। आप अपने लेफ्ट में देखेंगे दूसरा अवतार बना है कूर्मा अवतार, कच्छप अवतार भगवान ने लिया समुद्र मंथन के समय, ये टर्टल बना है। तीसरा अवतार हुआ है वराह का। ये देखिए पृथ्वी को सूंघ कर बाहर लाने के लिए समुद्र में से, पानी में से, ये वराह का अवतार भगवान ने लिया। चौथा अवतार हुआ है नरसिंह अवतार, हाफ मैन एंड हाफ लायन, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए और अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। एंड देन पांचवा अवतार हुआ है वामन अवतार। ये देखिए राजा बलि और उनकी वाइफ बैठी हुई हैं और ये वामन भगवान खड़े हुए हैं ब्लू कलर के। छठवां अवतार हुआ है परशुराम भगवान का। ये परशुराम जी हैं जो सहस्त्र बाहु के हाथ काट रहे हैं, ये परशुराम अवतार। सातवां अवतार हुआ विच वॉज वेरी पॉपुलर, राम जी का। ये राम जी हैं, सीता, तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये हनुमान जी और जामवंत जी। ये राम अवतार हुआ है सातवां विष्णु भगवान का। आठवां अवतार हुआ है कृष्ण अवतार, ये कृष्ण जी की पेंटिंग बनी हुई है। नौवां अवतार हुआ है बुद्ध का। बुद्ध भगवान को भी विष्णु का नौवां अवतार माना गया है। 500 साल पहले ये पेंटिंग यहाँ डिपिक्ट हुई है। एंड देन 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार। तो ये देखिए ये घोड़े पे ये कल्कि भगवान आएंगे, तो ये प्रिडिक्टेड है। एक्चुअली इस एरिया में सर जो था ये लीकेज हो गया था रूफ में, तो ये पेंटिंग थोड़ी सी डिटीरिएट्स हो गई हैं, मगर इसमें भी बहुत शानदार पेंटिंग है। जैसे ये सामने आप देखेंगे ये समुद्र मंथन की पेंटिंग्स हैं। हाँ, ये झाड़ फूंक हो रही है, तंत्र मंत्र से झाड़ फूंक रोगों का इलाज किया जाता था। यहाँ पे गौ दान हो रहा है, राजा जो है गायों को दान कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं ब्राह्मण्स को। इधर आप आएंगे इस साइड तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स दिखेंगे को मिलेंगी आपको। जैसे कि ये पेंटिंग यहाँ पे है, ये गजेंद्र मोक्ष की पेंटिंग आपको देखिए, गजेंद्र मोक्ष की पेंटिंग है। ये पेंटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इस एरिया में एक मिथिकल बर्ड थी लाइक अ डायनासोर। ऐसा कहा जाता है इस चिड़िया के बारे में कि ये चिड़िया जो है इट हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी 7 एलिफेंट्स इन द सेम टाइम। चुंगुल चिड़िया कहलाती थी। इट हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी 7 एलिफेंट्स इन द सेम टाइम। बाकी ये राजा रानी जा रहे हैं फॉर द प्रोसेशन। ये गणेश जी महाराज की पेंटिंग है, ये विष्णु भगवान बने हैं, कृष्ण जी, ये नदी की सीनरी है ऊपर। तो ये शानदार 500 साल पुरानी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं जो ओरिजिनल हैं, कभी भी रिस्टोर नहीं करी गई। सजीव है, आज भी सजीव है सर। ये जो है ये आ गए अपन राजा के ड्राइंग रूम में। ये राजा के ड्राइंग रूम में आ गए हैं और इसमें भी सर आप देखेंगे इधर मैडम, तो ये अवतारों की पेंटिंग्स हैं, ऑलमोस्ट सेम हैं। मत्स्य अवतार है, कूर्मा अवतार है, वराह अवतार है। यहाँ पे देखिए वही सेम पेंटिंग्स जो अपन ने रानी के कमरे में देखी। नरसिंह अवतार हो गया ये, फिर ये आपका वामन अवतार हो गया, राजा बलि। छठवां अवतार परशुराम जी का यहाँ फिर से डिपिक्ट है। सातवां अवतार हुआ है ये राम जी का, ये देखिए राम इधर ऊपर, राम सीता। आठवां अवतार ये कृष्ण भगवान का, ये बुद्ध भगवान की यहाँ अच्छी पेंटिंग बनी हुई देखिए जी। 10वां अवतार जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट है। देयर वाज नॉट इनफ रूम, तो ये यहाँ पे डिपिक्ट है।
Piano piano. तो ये सारे अवतारों की पेंटिंग्स हैं। No, ma lui non si applica tutto dritto. देखिए अपना हिंदुज़म जो है ये काफ़ी पुराना रिलीजन है, और कभी कभी लगता है जब अपन लोग बहुत पढ़ते हैं या करते हैं तो ये लगता है कि कुछ थ्योरीज जो हैं वो यहाँ से चुराई गई हैं। इधर पीछे आ रहा है। एवोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं हिंदुज़म से इंस्पायर्ड है। जो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, आपको बताएं, देखिए जेम्स बॉट थे, बॉइलिंग वाटर इन अ कैटल, उनको लगा तो स्टीम इंजन बन गया। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल गिव्स न्यूटन सम आइडियाज़। सिमिलरली आई थिंक कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिंदुज़म एनी हाउ। देखिए आप लगता है कि पहला अवतार, डार्विन सेज दैट द लाइफ स्टार्टेड इन द वाटर, तो सबसे पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार। फिर डार्विन साहब कहते हैं कि एम्फीबियंस आए, तो कूर्मा इज द सेकेंड इनकारनेशन। वराह इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस इनटू द टर्टल, सॉरी मॉडिफिकेशन ऑफ लाइक एम्फीबियंस इनटू द मैमल्स, जिसको डार्विन ने मैमल्स बोला या 4 legs एनिमल बोला। फिर चौथा अवतार हुआ है नरसिंह अवतार, हाफ मैन एंड हाफ लायन। तो डार्विन कहते हैं कि व्हेन द मंकीज केम डाउन फ्रॉम द ट्री दे वॉक्ड ऑन 2 legs, तो हाफ मैन एंड हाफ लायन, ये पूरा एवोल्यूशन है। वामन अवतार जो है दैट रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ द ह्यूमंस, निएंडरथैलोक्रोमेनियन जिसको डार्विन साहब ने बोला। वामन तक आप देखिए किसी भी मेटल का यूज़ नहीं हुआ। तो परशुराम जो हैं यहाँ पे आएंगे, परशुराम रिप्रेजेंट द मेटल एज, द स्टोन एज। राम जो हैं, according to Darwin theory of evolution, Ram was Homo sapiens who used to live with the monkeys and other animals in the jungle, and Krishna was a complete human who spreaded the message of love and affection in the society. So this is how, madam, the evolution completes through the Hindu mythology. This can be a coincidence also, but I believe this will be the reality. अंदर चलेंगे, ये वेंटिलेशन वर्क के लिए ये रूम फेमस है। ये देखिए किस तरह से इसमें विंडोज़ वगैरह बने हैं। डक्ट सिस्टम जो था वो काफ़ी पुराना सिस्टम था, तो डायरेक्ट लाइट आने के लिए था, ये एयर के लिए था, और ये तीनों डायरेक्शन में हैं। तो किसी भी डायरेक्शन से एयर ब्लो हो रहा है या लाइट का फ्लो आ रहा है तो दे कैन कैच द ब्रीज एंड लाइट ऑल्सो। इसमें जो है काफ़ी अच्छी थोड़ी बहुत डेकोरेटिव पेंटिंग्स बनी हुई हैं, अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। इधर आप देखेंगे ये एक बहुत शानदार पेंटिंग यहाँ बनाई इन लोगों ने। ये देखिए, ये दूर से देखने में आपको लगेगा कि ये एक हाथी बना है, बट इस पेंटिंग को कहते हैं द्वादश नारी कुंज। द्वादश मतलब 12, संस्कृत में द्वादश नारी कुंज, नारियों का गुच्छा। ये देखिए यहाँ 12 लेडीज़ हैं, एंड देन इट्स मेड आउट, दे आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर लाइक एन एलिफेंट। ये देखिए, एक हो गया, ये 2, 3, 4, ये लेग्स बने हैं इनके। फिर ये 5वां हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूंछ बनी है 9वीं नारी से। देन ये 10, 11, और ये जो इसकी ट्रंक बनी है, ये सूंड है, ये 12। तो ये 12 हाथ यहाँ नारियों से ये बनाया हुआ। ये पेंटर का बेसिकली एक सिग्नेचर था, दैट आई कैन मेक पेंटिंग्स लाइक दिस। जो और महल कह लीजिए या घर कह लीजिए, उनकी बेसिक नीड होती है टॉयलेट। उस ज़माने में राजाओं के टॉयलेट्स, उनके नहाने की व्यवस्था कैसे होती थी, कैसे प्राइवेसी मेंटेन होती थी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली अभी भी कई घरों में अटैच लेटरिन बाथरूम नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है वास्तु के हिसाब से कि ये सब चीज़ें घर की वास्तु को ख़राब करती हैं। इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दिस इन योर हाउस, तो उस ज़माने में भी जो राजाओं के रॉयल टॉयलेट्स और इनके हमाम हुआ करते थे, वो कमरों से डिस्कनेक्टेड रहते थे। यहाँ आप देखेंगे ये व्यवस्था कितनी शानदार है। ये बेसिकली यहाँ बैठने की व्यवस्था थी यहाँ पे, और अंदर आप आएंगे इस चैम्बर में तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पानी के मटके रखे रहते थे। पानी के मटके यहाँ भर के रखे रहते थे स्टोरेज के रूप में। और ये जो छेद दिख रहा है आपको, इसमें से आग लगाई जाती थी।
फायर लगाई, आग हुआ, और आग जो है अंदर एक टैंक बना है मैडम, उसमें आयरन की प्लेट फिक्स है, अभी दिखाऊंगा मैं। तो वो गर्म पानी देती थी। दीवार के उस साइड पूरा बाथरूम बना है। जो सर्वेंट्स हुआ करते थे वो इन सीढ़ियों के सहारे, या आप देखिए ये टेराकोटा जो पाइप लगे हैं, इनमें से पानी डालते थे और अंदर जो है उनको पानी का सप्लाई जाता था। सर्वेंट्स वर नॉट सपोज टू गो डायरेक्टली इनटू द बाथरूम। अब चलिए आगे चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं इसमें। अब ये देखिए, ये व्यवस्था जो है मैंने आपको जब बाहर से बताई थी, ये पाइप है, टेराकोटा पाइप है, जिसके सहारे से ये टंकी भरी जाती थी। जब ये टंकी में पानी भर गया और इसमें ये सप्लाई होता था, और यहाँ आप देखेंगे ये आयरन की प्लेट अभी भी है, ये लोहे की प्लेट लगी है। तो दिस इज़ हाउ दे यूज्ड टू गेट हॉट वाटर। और एक्स्ट्रा वाटर अगर स्टोरेज करना है तो ये लेफ़्ट में एक और टंकी बनी है, उसमें ये लोग एक्स्ट्रा पानी ये स्टोर कर लेते थे। और इसका आने जाने का, बाथरूम में आने जाने का कनेक्शन भी यहाँ से हुआ करता था। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, सारे कमरे इंटरकनेक्टेड हैं। तो इफ़ राजा और रानी और एनी रॉयल फैमिली मेम्बर दे वांट टू कम टू टेक अ शावर और टू गो टू द टॉयलेट, पब्लिकली वो नहीं आए उस कोर्टयार्ड में से। तो ये इंटरकनेक्शन था। और यहाँ पूरा ड्रेन सिस्टम प्रॉपर बना है, देखिए नालियाँ बनी हैं, ये नालियों से ये पानी यहाँ से बाहर निकल जाता था। और इधर आप आएंगे तो आप देखेंगे इसके राइट हैंड साइड में, इधर जाके आज भी वो टॉयलेट्स बने हुए हैं जो ओरिजिनल उस समय में राजा रानी और उनके रॉयल फैमिली मेम्बर यूज़ किया करते थे।